नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर के सेक्शन का वेटेज बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर का मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। इसीलिए आप हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास से जुड़े रहें। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को फैराडे पदक मिला है? किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को फैराडे पदक मिला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, आरोग्य स्वामी पालराज को फैराडे पदक मिला है। इस पदक को हासिल करने वाले 100वें व्यक्ति बने हैं। कौन से व्यक्ति बने? 100वें व्यक्ति हुए हैं ये। ठीक है, ये पदक इन्हें क्यों दिया गया है? इन्होंने अभी हाल ही में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट नामक टेक्नोलॉजी की खोज की है, जो हमारी 4G तथा 5G 4G एंड 5G तथा वाईफाई सेवाओं को और बेहतर करेगी। ठीक, अब हम इनके ऑप्शनों पर गौर करें तो हम पाते हैं जो थर्ड ऑप्शन है, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में हमारे NCERT के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। ठीक, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी कौन है? वर्तमान में NCERT के डायरेक्टर हैं। जबकि हम फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन को लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं इसके नोट्स की ओर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक आरोग्य स्वामी पालराज को उनकी खोज MIMO वायरलेस के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया है। MIMO वायरलेस 4G 5G मोबाइल के साथ साथ वाईफाई वायरलेस नेटवर्क में मदद करने वाली टेक्नोलॉजी है। फैराडे पदक प्राप्त करने वाले 100 व्यक्ति बने हैं। ठीक, फर्स्ट फैराडे पदक 1922 में ओलिवर हेविसाइड को मिला था। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन भी अच्छा है, हाल ही में भारत की चिंताओं के बीच द्वीपीय देश श्रीलंका के किस बंदरगाह पर चीन का खुफिया जहाज Shiyan-6 पहुंचा है? ठीक, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन है, कोलंबो बंदरगाह पर एक बार फिर चीन का खुफिया जहाज पहुंचा है। Shiyan-6 पिछली बार भी पहुंचा था, जिससे भारत की सुरक्षा प्रभावित होते हैं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब इसके नोट्स की ओर देख लेते हैं। श्रीलंका ने चीन के Shiyan-6 जहाज को कोलंबो बंदरगाह पर खड़ा करने की इजाजत दे दी है। यह चीन का एक रिसर्च जहाज है। ये कहा जाता है कि चीन का यह रिसर्च जहाज है। इससे पहले थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पॉइंट है, इससे पहले स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग पोत Yuan Wang-5 पिछले साल कोलंबो बंदरगाह पर आया था। इसने नई दिल्ली तथा श्रीलंका और चीन के बीच तनाव पैदा कर दिया था। तब भारत ने चिंता जताई थी कि चीन इस जहाज से भारत के लिए जो इलेक्ट्रिकल प्लांट लगे हुए हैं, परमाणु ऊर्जा फैसिलिटी हैं, उनकी जासूसी कर सकता है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत क्या करता है? हमेशा इसका विरोध करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा यूरोपीय यूनियन संघ ने मिलकर प्रथम नौसैनिक युद्ध अभ्यास किस स्थान पर किया है? भारत तथा यूरोपीय यूनियन संघ ने मिलकर किस स्थान पर पहली बार नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया है? ऑप्शन है आपके सामने। इसका राइट आंसर है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी में भारत तथा यूरोपीय यूनियन के 3 देशों ने मिलकर क्या किया है? पहली बार नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया। कहाँ किया? गिनी की खाड़ी में। भारत की तरफ से जो नौसैनिक युद्ध तोप गया था वो था INS सुमेधा, जिसमें पार्टिसिपेट किया था INS सुमेधा ने। जबकि यूरोपीय यूनियन के जो 3 देश हैं उनमें एक था फ्रांस, एक देश है फ्रांस, दूसरा है स्पेन, तीसरा है इटली। ठीक, इन 3 देशों ने मिलके तथा भारत ने मिलके पहली बार नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया। कहाँ किया? गिनी की खाड़ी में। तो अब चलते हैं इसके नोट्स की ओर। ये क्वेश्चन बन सकता है, गिनी की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो गिनी की खाड़ी जो स्थित है वो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर गल्फ ऑफ गिनी स्थित है। ठीक, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2023 में भारत और मध्य एशिया के देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठकों का आयोजन किस देश में किया गया है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरों की बैठकों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, कजाकिस्तान में। ठीक, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना। ठीक, इसके नोट्स की ओर चलते हैं। कजाकिस्तान में भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन दूसरी बार किया गया है तथा यह सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी में किया गया है। भारत और मध्य एशियाई देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का दूसरा सम्मेलन है। थर्ड पॉइंट है, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लिया है। अजीत डोभाल इसमें शामिल हुए थे, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। थर्ड पॉइंट है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करना और भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना था। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक, और ये कैसा कंट्री है? एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर क्वेश्चन किया जाए लैंडलॉक कंट्री क्या होते हैं, कौन से देश को हम लैंडलॉक कहेंगे? तो लैंडलॉक कंट्री की डेफिनेशन देखी जाए, वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद महासागर से मिलती हैं, उन्हें लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। क्योंकि कजाकिस्तान की जो सीमा मिलती है एक लैंडलॉक समुद्र है, कैस्पियन सागर, उससे इसकी सीमा मिलती है। ठीक, हमने इसका मैप भी दे रखा है। मैप से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो कई बन सकते हैं। कजाकिस्तान से कौन सा समुद्र लगा हुआ है? कैस्पियन सागर लगा हुआ है। ठीक, कजाकिस्तान कितने देशों के साथ भूस्थलीय सीमा बनाता है? तो एक हमारा रसिया हो गया, ठीक, एक हमारा चाइना हो गया, दूसरा हमारा तीसरा हमारा किर्गिस्तान हो गया, एक उज्बेकिस्तान हो गया, एक तुर्कमेनिस्तान हो गया। इन देशों के साथ रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है कजाकिस्तान, और इससे एक समुद्र की सीमा लगती है, उसका नाम है कैस्पियन सागर। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर। 10 लाख से अधिक की आबादी में जिस सिटी की सबसे ज्यादा क्लीन एयर है वो है हमारा पहले स्थान पे इंदौर। ठीक, दूसरे स्थान पे हमारा आगरा, तीसरे पे ठाणे, चौथे पे श्रीनगर। ये 4 सिटी हैं जो 10 लाख से अधिक आबादी वाली है। सिक्वेंस लगो इंदौर, आगरा, ठाणे और श्रीलंका। ठीक, श्रीनगर। अब इसके नोट्स की ओर चलते हैं। हमने अखबार की कटिंग लगा रखी है आपके लिए। तो पहले स्थान पे इंदौर, दूसरे स्थान पे आगरा, तीसरे पे ठाणे, चौथे पे श्रीनगर, पांचवे पे भोपाल, तिरछी, जबकि दिल्ली जो है 9वें स्थान पर है। दिल्ली कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। इसकी कैटेगरी 3 कैटेगरी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हमने 3 शहरों की कैटेगरी बनाई है पॉपुलेशन के आधार पर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले को हमने फर्स्ट कैटेगरी में रखा है। तो इसमें पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे पर आगरा, तीसरे पर ठाणे। अगर सबसे खराब प्रदर्शन का मामला देखा जाए तो कौन सा शहर है? मदुरई है 46 पर, 45 पे हावड़ा और 44 पर जमशेदपुर। अगर हम सेकंड कैटेगरी में जाएं, सेकंड कैटेगरी है 3 से 10 लाख वाले शहरों की, तो इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर है अमरावती शहर। सबसे खराब प्रदर्शन वाला देखा जाए 3 से 10 लाख की श्रेणी में तो है जम्मू 38, गुवाहाटी 37, जालंधर 36। अगर 3 लाख की पॉपुलेशन वाले सिटी का देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्लीन एयर जो है परमाणु, काला अम्ब, जो हिमाचल प्रदेश के शहर हैं। ठीक, सबसे खराब प्रदर्शन में है कोहिमा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले इसके बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर इसका सितंबर 1974 में। अगर हम पूछ लें केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अगर हम इसके गठन की बात कर लें, किस एक्ट के तहत, ये क्वेश्चन बनता है, किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसे वैधानिक संगठन के रूप में किया गया था। याद रख लेना, किसके तहत? जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। इसको कार्य और शक्तियां किस एक्ट के तहत दी गई हैं? इसको जो कार्य और शक्तियां दी गई हैं वो दी गई हैं वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है CPCB पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्य जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उल्लेखित हैं। इसका लक्ष्य क्या है? वायु प्रदूषण को व्यवस्थित रूप से संबोधित करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन अच्छा है। 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र मेला भारत टेक्सटाइल 2024 का आयोजन किस जगह पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, न्यू दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा भारत टेक्सटाइल 2024 का आयोजन किया जाएगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र मेला होगा उसका आयोजन कब किया जाएगा? फरवरी 2024 में दिल्ली में किया जाएगा। अब हम चलते हैं इसके पॉइंट्स की ओर। भारत टेक्सटाइल 2024 का आयोजन, भारत टेक्सटाइल 2024 का कार्यक्रम 26 से 29 फरवरी 2024 के तक न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाला है। यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा वस्त्र आयोजन होगा। भारत टेक्सटाइल 2024 भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वस्त्र परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीकी नवाचारों तक संपूर्ण वस्त्र उद्योग मूल्य श्रृंखला का एक व्यापक प्रदर्शन होगा। भारत टेक्सटाइल 2024 कार्यक्रम के तहत भारत 5F विजन का प्रतीक होगा। 5F पर फोकस करेगा। इसका मतलब होता है 5F का मतलब होता है भारत 5F पर फोकस करेगा। इसका मतलब है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, इसका प्रतीक होगा। 5F पर इस पर फोकस किया गया है। इसी को कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था PM मित्र योजना। यह क्वेश्चन बन सकता है, PM मित्र योजना का शुभारंभ कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 6 अक्टूबर 2021 को PM मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन पूछा सकता है भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए PM मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 6 अक्टूबर 2021 को। इसी योजना के तहत हम 7 मेगा पार्क बना रहे हैं। ठीक है, 7 मेगा पार्क बना रहे हैं। वो किस जगह बनाए जा रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस योजना को प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रेवल योजना के नाम से भी जाना जाता है। PM मित्र योजना का पूरा नाम ये है। आप देख सकते हैं अगर पूरा नाम पूछा जाए तब। इसके तहत हम 7 मेगा पार्क बना रहे हैं। ठीक, अब हम 7 मेगा पार्कों को देखेंगे। पहला बनाया रहा है मध्य प्रदेश के धार जिले में, एक बनाया रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, लखनऊ शहर में। ठीक, एक गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कुलबर्गू, तमिलनाडु के विरुधुनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, महाराष्ट्र के अमरावती में बनाए जा रहे हैं। 7 मेगा पार्क बनाए जा रहे हैं। आप देख लेना उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ, मध्य प्रदेश में धार, गुजरात में नवसारी, कर्नाटक में कुलबर्गू, तमिलनाडु में विरुधुनगर, तेलंगाना में वारंगल और महाराष्ट्र में अमरावती में 7 मेगा पार्क बनाए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संघ के सकारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। ठीक, अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। कुर्दिश ईरानी महिला जीना महसा अमीनी के
लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है 2023 के लिए। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ईरान में पुलिस पाई जाती है, मोरल पुलिस, इन्होंने हिजाब पहनने का विरोध किया गया था, इसीलिए पुलिस हिरासत में इनकी मौत हो गई थी। ठीक, इस पुरस्कार का नाम जो दिया गया था सोवियत संघ के असंतुष्ट नेता अंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार यूरोपीय यूनियन द्वारा 1988 से दिया जा रहा है। ठीक, ये सोवियत संघ के असंतुष्ट नेता थे, उनके नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया था। किसके द्वारा दिया जा रहा है? यूरोपीय यूनियन के द्वारा दिया जा रहा है 1988 से। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल टेस्टिंग की है? तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन TVD-1। इसके तहत गगनयान मिशन के तहत हम 2025 तक अंतरिक्ष यात्रा में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भारत भेजेगा। 2025 तक हम स्पेस में भेजेंगे, लेकिन गगनयान मिशन के तहत कभी हम 2022 तक भेजना चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से अब हम 2025 की ओर अग्रसर हो गए हैं। ठीक, इसके लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमारी पहली टेस्टिंग सफल हो गई है। क्रू एस्केप मॉडल के में हम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को बिठाकर अंतरिक्ष में भेजेंगे। ठीक, 400 किलोमीटर की हाइट पर। इसके पॉइंट दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को अपार लागू करने की सलाह दी गई है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। इसका राइट आंसर है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपार नामक की आईडी बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत हम वन नेशन वन स्टूडेंट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसमें स्टूडेंट का समग्र डाटा अपडेट होगा। इसके तहत हम 12 नंबर की एक डिजिट देंगे, जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरह का हम एक आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं छात्रों के लिए, जिसमें माता पिता की सहमति ली जाएगी, जिसमें उनका एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी अपडेट रहेगा, मूल्यांकन रहेगा, वो सब उस पर अपडेट रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसे एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के रूप में भी जाना जाता है। यह माता पिता की सहमति से अपने आधार नंबर का उपयोग करने वाले छात्रों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जो 12 नंबर की डिजिट होगी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OECD रिपोर्ट के अनुसार अमीर देशों में नागरिकता हासिल करने वालों में कौन से देश के लोग सबसे आगे हैं? OECD रिपोर्ट के अनुसार अमीर देशों में नागरिकता हासिल करने वाले देशों में कहाँ के लोग सबसे? तो इसका राइट आंसर है भारत के लोग सबसे ज्यादा अमीर देशों की नागरिकता हासिल कर रहे हैं। जिसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन इंडिया। भारत के लोग सबसे ज्यादा विदेशों में नागरिकता हासिल कर रहे हैं, वो भी अमीर देशों में। ठीक, अब हम चलते हैं इसके नोट्स की ओर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेरिस इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक में जारी OECD रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारतीय अमीर देशों की नागरिकता प्राप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समूह सबसे आगे हैं। देशों में माइग्रेशन करने पर भी भारत शीर्ष पर है। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने में भी भारत आगे है। वहीं अमेरिका में नागरिकता लेना भारत के लोगों की पहली पसंद है। भारत के जो नागरिक किस देश की सबसे ज्यादा नागरिकता ले रहे हैं? वो ले रहे हैं अमेरिका की, सबसे ज्यादा ले रहे हैं अमेरिका की। ठीक, OECD में शामिल देशों के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो भारतीय नागरिकता ले रहे हैं उसमें अमेरिका पहले स्थान पर। सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकता किस देश के ले रहे हैं? अमेरिका को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कनाडा, फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम। इन देशों की सबसे ज्यादा नागरिकता भारत ले रहा है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत किस देश में सबसे ज्यादा नागरिकता हासिल कर रहा है? अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कनाडा, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम। ठीक, भारत के बाद जो सबसे ज्यादा नागरिकता लेने वाले देश हैं, पहला भारत हो गया, फिर मैक्सिको है, तीसरा है सीरिया। अब क्वेश्चन बन सकता है OEDC का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम ये है। क्वेश्चन ये बन सकता है इसका गठन कब हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है,
ठीक, इसमें कुल कितने देश हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। वर्तमान में इसमें कुल 38 देश हैं, ठीक है, जिसमें दुनिया भर के धनी और विकसित देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस की राजधानी फ्रांस में है। दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना OECD का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है।